हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्जाम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू। जो बेसिक्स जो हमने लगाए थे दो क्लास में जो हमारी हो गई है, उनके अब आज हम बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो इसमें देखते हैं। सबसे पहले मेरा नाम गजाला खान है और मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। ओके, सो देखते हैं इसके आगे। कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लेके आए हैं जो हिस्ट्री से थे और जिनके बेस पे क्वेश्चंस बने थे नेट और एमपी सेट के बेसिस पे। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं प्लस उनका एमसीक्यू भी, जिससे कि आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो कह सकते हैं आप कि जो आपने दो क्लास में पढ़ा है वही है, बट थोड़ा सा चेंजेस है, हल्का सा। ओके, सो मेजर फोर्स इन साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी की मेजर फोर्सेस है वो क्या है, वो हम देखते हैं। सो थ्री मेजर फोर्स, फोर मेजर फोर्सेस हैं साइकोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोर्स बोलते हैं साइको एनालिसिस को। ओके, देन सेकंड फोर्स बोलते हैं बिहेवियरिज्म को। एक सेकेंड। और देन थर्ड फोर्स बोलते हैं ह्यूमनिज्म को। ओके, और फोर्थ फोर्स भी है जो कि अभी इसमें नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ओके, ट्रांस पर्सनल साइकोलॉजी, इसको हम फोर्थ फोर्स बोलते हैं। सो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, नेट में आया हुआ था ये क्वेश्चंस कि इनकी सीक्वेंस लगाना थे कि जो भी हमारी साइकोलॉजी में जो फोर्सेस आई हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि सबसे पहले कौन सी आई है, सेकंड नंबर पे कौन सी आई है, देन थर्ड नंबर पे कौन सी आई है, एंड फोर्थ नंबर पे कौन सी आई है। तो ये जो फोर्थ नंबर वाली है ये सब लोगों को पता नहीं रहती, ये उस टाइम पे पता लगी थी जब पेपर में क्वेश्चंस बन गया था। मोस्टली सबको यही पता रहती है कि थ्री फोर्सेस हैं, थ्री फोर्सेस हैं साइकोलॉजी में, और इसी से रिलेटेड भी मटेरियल अवेलेबल भी था हमारे साइट्स पे, गूगल्स पे जब गूगल किया। तो ये है फोर फोर्थ, आपको याद रखना है। साइको एनालिसिस फर्स्ट है जो कि फ्रॉइड ने दिया था, बिहेवियरिज्म वाटसन पेवलॉग वगैरह ने ये दिए हैं, देन ह्यूमनिज्म जिसमें मास्लो रॉजर्स ने वर्क किया है, देन ट्रांसपर्सनल, और ये इसी सीक्वेंस में ही लगेंगे। ओके, अगर आपके लिए आ जाए कि सीक्वेंस में लगाइए मेजर फोर्सेस इन साइकोलॉजी में कौन कौन सी रही है, तो फर्स्ट पे आएगा साइको एनालिसिस, देन सेकंड पे बिहेवियरिज्म, एंड थर्ड पे ह्यूमनिज्म, एंड फोर्थ पे ट्रांसपर्सनल। सो इनको वन बाय वन करके देखते हैं ये क्या होती हैं, प्लस इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट फोर्स साइको एनालिसिस, ये हम लोगों ने ये डिस्कस कर भी लिया था पिछली क्लास में, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि द फर्स्ट फोर्स इन साइकोलॉजी रिफर टू साइको एनालिसिस was which was founded in Sigmund Freud। सो फर्स्ट फोर्स जो साइको एनालिसिस है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। साइको एनालिसिस फोकस ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, childhood experience and the role of the unconscious conflict and desire in shaping behavior। so psychoanalysis focus करती है हमारे unconscious mind पर, childhood experiences पर, and role of unconscious conflict, और unconsciously कितने conflict arise होती हैं, कौन कौन सी desire urges हमारी निकल के आती हैं, उन सारी चीजों से हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ता है। सो वो सारी चीजें फ्रॉइड ने फोकस किया था, और किस बेसिस पे फिर हम इनको शेप भी देते हैं बिहेवियर को। ओके, जैसे कि साइको एनालिसिस की थेरेपी भी है, अगर प्रॉब्लम आएगी अराइज होगी तो वो थेरेपी भी लगाई जाएगी, देन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। तो एक तरीके से फिर शेप भी दिया जाता है बिहेवियर के लिए। ओके, सो टेक्निक सच एस जैसे कि फ्री एसोसिएशन, ड्रीव एनालिसिस एंड साइको एनालिटिकल थेरेपी आर यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड रिजोल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। सो फ्रॉइड ने कई सारी टेक्निक दी है, जिनमें से कुछ है फ्री एसोसिएशन, फिर ड्रीम एनालिसिस, ये आपको थेरेपी वाले पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। सो ये थेरेपी होती है, ये कुछ टेक्निक होती है जिनको अप्लाई करके पर्सन को एक्सप्लोर किया जाता है, उनके अनरिजोल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, और उनके बिहेवियर को शेप में लाया जाता है। ओके, डन? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? सो ये है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय। सो ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस, फर्स्ट है आपका ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस, सेकंड है आपका कॉन्शियस डिजायर एंड मोटिवेशंस, देन थर्ड है आपका अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, एंड नेक्स्ट है आपका जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। सो इसका क्या होगा आंसर? पोल लगा दें, पोल पे आंसर कीजिए। पोल पर आंसर कर सकते हैं। सो इसका सही आंसर क्या होगा? बता भी सकते हैं आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? कि अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है? ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस से, कॉन्शियस डिजायर या मोटिवेशन से, कॉन्शियस डिजायर एंड मोटिवेशन से, देन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, देन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन से। सो किससे होगा? C would be the right answer. ओके ओके। सो इसका सही आंसर हो जाता है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस 5 to 6 ईयर्स, स्पेशली फ्रॉइड ने बोला है कि जो हमारे 5 to 6 ईयर्स हैं, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, वही उसी के बेस पे फॉर्म हो जाती है हमारी पर्सनालिटी। आगे जाके हमारी पर्सनालिटी उसी के बेस पे बन जाती है, फिर कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। और इसी बेसिस पे इनका बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन है, द करेक्ट आंसर इज सी, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस psychoanalysis posted that behavior is influenced by unconscious conflict and desire stemming from childhood experience rather than observable stimuli. So childhood experience से unconscious conflict से हमारे behavior में changes आते हैं। ओके, ना कि ऑब्जर्वेबल स्टिमुली की जो भी हम सामने देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेबल स्टिमुली, ये बिहेवियरिज्म वाले में आ जाएगा। ओके, सो यहां तक डन? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। देन इसके बाद आता है सेकंड फोर्स। सेकंड फोर्स आ जाती है हमारी बिहेवियरिज्म। ओके, सेकंड फोर्स है हमारी बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म में क्या बोलता है? द सेकंड फोर्स इन साइकोलॉजी रेफर टू बिहेवियरिज्म विच एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वाज एज द प्राइमरी फोकस ऑफ स्टिमुली। बिहेवियरिज्म का मेनली फोकस क्या था? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो कि प्राइमरली फोकस इन्होंने किया था कि जो सामने है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, उसी के बेसिस पे हमें स्टडी करना है। ओके, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके बेसिस पे ये स्टडी नहीं करते थे। सो की फिगर एसोसिएट विद बिहेवियरिज्म इंक्लूड, बिहेवियरिज्म में कौन कौन बंदों ने काम किया है? इवान पेवलोव, जॉन बी वाटसन एंड बीएफ स्किनर, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, सो इन्होंने ये वर्क किया है। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग प्रोसेस सच एज क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो बिहेवियरिस्ट का मानना क्या था कि बिहेवियर को हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं थ्रू द कंडीशनिंग प्रोसेस से, जैसे कि क्लासिकल कंडीशन एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये पर्टिकुलर थियरी है। अब नेक्स्ट यूनिट जो हम 5 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन से, सो उसमें ये क्लासेस में ये सारी चैप्टर्स आएंगे यूनिट 5 में। ओके, सो इस बेसिस पे इन्होंने बिहेवियर को एक्सप्लेन किया कि बिहेवियर को हम सीख सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे इनका क्वेश्चंस है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म बिहेवियर इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस, बिहेवियर प्राइमरली इन्फ्लुएंस होता है किन चीजों से? फर्स्ट है अनकॉन्शियस डिजायर, सेकंड ऑब्जर्वेबल स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, थर्ड है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या सोशल इंटरेक्शंस।
D. यस, सो इसका जाएगा ऑब्जर्वेबल स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। ओके, सो यही ऑब्जर्वेबल स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस से बिहेवियरिज्म प्राइमरली इन्फ्लुएंस होता है कि जो चीजें उन्हें सामने दिख रही हैं, जो रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है, स्टिमुलस है, देन रिस्पॉन्स आया, फूड है हमारे सामने, देन स्लाइवेशन हुआ, मुंह में लार आई। ओके, सो इसके बेसिस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। सो एक्सप्लेनेशन, द करेक्ट आंसर वी, ऑब्जर्वेबल स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। Behaviorism emphasizes the role of observable stimuli and response in shaping behavior rather than unconscious desire or genetics. So behaviorism का mostly बोलना यही था कि ऑब्जर्वेबल स्टिमुली है, कोई भी चीज को हमने देखा, देन हमने रिस्पॉन्स किया, रेस्टोरेंट देखा तो भूख लगाई, सो ये क्या है, ऑब्जर्वेबल स्टिमुली, रेस्टोरेंट हो गया, फूड हो गया, और रिस्पॉन्स हमें भूख लग गई। तो इस बेसिस पे शेप होते हैं बिहेवियर, ना कि अनकॉन्शियस चीजों से या जेनेटिक चीजों से। ओके मैम, ये पूछना है, जी जी जेनेटिक डिस्पोजिशंस मींस वो क्रोमोसोम XXXY है या अलग कुछ है? जी 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 जो जेनेटिकली आते हैं XX XY, देन इनके साथ साथ जेनेटिक्स में क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है वो भी सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। देन ब्रेन की भी चीजें आ जाएंगी, आपका ब्रेन कैसा है, ब्रेन के पार्ट्स कैसे काम, एक तरह से पूरी बायोलॉजी आ जाएगी जो साइकोलॉजी से कनेक्टेड होगी। ओके, यस, थैंक यू मैम। ओके ओके, वेलकम। और सोशल इंटरेक्शन का तो नहीं होगा ना मैम, का हो सकता है, लास्ट ऑप्शन दिया है ना। नो, ये सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये आता है सोशल साइकोलॉजी में, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में हम जब इंटरेक्शंस करते हैं, तो जब हम इंटरेक्शंस करते देन हम उनसे इन्फ्लुएंस होते, प्रो सोशल बिहेवियर दिखाते, हेल्प करते, किसी से एग्रेशन करते, कई सारे तरीके का इंटरेक्शन होता है सोशल में रह के। तो ये सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ना कि बिहेवियरिज्म से। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। देन नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड फोर्स आ जाती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या बोलती है, द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी रेफर टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी which emerge as a reaction against behaviorism and psychoanalysis। अब behaviorism और psychoanalysis के अपोजिट ह्यूमनिस्टिक वाले आए, इन्होंने बोला कि ना तो इन्होंने साइको एनालिसिस को माना ना ही बिहेवियरिज्म को माना, इन्होंने कहा हम अपना खुद का चीज देंगे। सो इनकी जस्ट अपोजिट ये निकल के आए। इनका क्या बोलना था, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइज द रोल ऑफ पर्सनल चॉइस, फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन शेपिंग बिहेवियर। ह्यूमनिस्टिक वालों का मानना था कि जो रोल होता है पर्सनल चॉइस, हर एक बंदे की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उनके पास फ्री विल है, उनके पास एक खुद की इच्छा है, खुद करने का जोश है, जुनून है, फ्री विल है उनके पास, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने का जुनून है। उसके बेसिस पे वो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, ना कि एसआर कंडीशन से, ना कि अनकॉन्शियस माइंड से। सो इन सारी चीजों को इन्होंने नकार दिया था। ओके, सो इसमें की फीचर्स, की एसोसिएट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अब्राहम मास्लो रहे हैं, देन कार्ल रोजर्स रहे हैं। ओके, इनका पर्सनालिटी में भी वर्क है, नीड थ्योरी जिन्होंने दी थी, नीड थ्योरी इन्होंने साइकोलॉजी में दी थी, देन कार्ल रोजर्स ने सेल्फ की स्टडी की थी। सो इनकी पर्सनालिटी में थ्योरी विथ डिटेल्स आएगी। सो अभी आपको ये याद रखना है ह्यूमनिस्टिक में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये एमपी सेट के ये क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बेसिक्स। नेट में तो नहीं इतना बेसिक आएगा, हाँ आ सकता है बट घुमा फिरा के आ सकता है। ओके, सो इसका क्वेश्चंस आता है नेक्स्ट 3 है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिहेवियर इज ड्राइवन बाय, बिहेवियर ड्राइव होता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजायर से, एनवायरमेंटल रीइंफोर्समेंट से, पर्सनल चॉइस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से। क्या होता है, C, personal choice and self-actualization. ओके राइट। एमसीक्यू लगाने से क्या होता है कि थोड़ा और क्लियरिटी हो जाती है।
सो इसमें हो जाता है पर्सनल चॉइस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. So the correct answer is C. Personal choice and self-actualization. Humanistic psychology emphasize the importance of personal choice and pursuit of self-actualization in shaping behavior. ओके जो भी हमारी पर्सनल चॉइस है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने की टेंडेंसी है, वो हमारे बिहेवियर को शेप देती है, ना कि रादर देन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट या एनवायरमेंटल रीइंफोर्समेंट कि एनवायरमेंट से हमें क्या रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं. उनकी पर्सनल चॉइस है, वो रीइंफोर्समेंट, वो रिवॉर्ड लेने के लिए या नहीं. सो वो ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड होते हैं. ओके कि हमारी इच्छाएं करने की या नहीं होगी तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे, अगर नहीं होगी तो वो किसी चीज से कंडीशन होके रिस्पॉन्स नहीं देंगे. राइट? यहां तक कोई डाउट? देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत से लोग इसको स्पिरिचुअल वे में जोड़ देते हैं, बट स्पिरिचुअल वे में ये नहीं जुड़ता. ये क्या होता है वो देख लेते हैं. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट नीड इन मास्लो हायरार्की, ये मास्लो का कॉन्सेप्ट है. और हाईएस्ट नीड जो मास्लो की कॉन्सेप्ट में थी, जो हम लोगों ने पिछले उसमें क्लास में पढ़ा था, बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, लव बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड. देन यहाँ पे आ गया था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यहाँ सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो थी नीड. ओके सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ. जब हम अपने सेल्फ का फुलेस्ट डेवलपमेंट कर जाते हैं तब उसको हम कहते हैं कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमने अचीव किया है. ओके सो डिपेंड ऑन मैक्सिमम रियलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ अवर पोटेंशियल, टैलेंट एंड एबिलिटी. अभी इसमें क्या होता है, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ क्या है कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हमें रियलाइजेशन हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, हम हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या नहीं है, क्या वीकनेस है, सारी चीजों से का हमें रियलाइजेशन हो. एंड फुलफिलमेंट ऑफ आवर पोटेंशियल, हम फुलफिलमेंट करें हमारा खुद का पोटेंशियल, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है आगे जाने के लिए, कितना टैलेंट है, कितनी एबिलिटी है, उसको हम एक तरह से निचोड़ दें उस पर्टिकुलर फील्ड में. जैसे कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में जितना पोटेंशियल होगा, जितना टैलेंट होगा, जितनी एबिलिटी होगी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उतने लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. और जब फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, जब आपका JRF अचीव हो जाएगा, तब आप उस पर्टिकुलर फील्ड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप बोल सकती हैं कि हाँ अचीव किया हमने, क्योंकि हमने अपने पूरा पोटेंशियल उसमें लगा दिया, पूरे टैलेंट, पूरी एबिलिटी उसमें लगा दी. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे कि each person regardless of occupation or interest is capable of maximizing personal ability and reaching the fullest personality development. So the main idea is to fulfill one own potential at the highest level. हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको हम हाईएस्ट लेवल तक लेके जाते हैं. जैसे कि कुकिंग, कोई लेडी है उनको कुकिंग करना पसंद है तो वो अपने उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, एबिलिटी को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे. जैसे कि शेफ बन गए बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे. पेरेंटल, जैसे कि कोई हाउस वाइफ है वो अपने पेरेंटिंग हुड में बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगी, अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश देगी कि उसके बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेस करेंगे. तो उसमें उसने उस चीज को पर्टिकुलर फॉर्म में उसमें अपना पूरा एक तरीके से झोंक दिया, अपने आप को पूरे अपने पोटेंशियल, टैलेंट, एबिलिटी उस पर्टिकुलर फील्ड में लगा दी. मेकिंग अ होम, जैसे कि हाउस वाइफ होती हैं वो अपनी सारी चीजें लगा देती हैं और एक होमली एनवायरनमेंट, स्वीट एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं. तो ये सारी चीज क्या है, ये उनका पर्टिकुलर फील्ड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. ओके क्लियर? एनीबॉडी, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत वे में ले जाते हैं इसको. मैम मुझे पूछना है सेल्फ जी. एक्चुअलाइजेशन मुझे खुद के बारे में ही डीप तक जाने का. जी जी, ये खुद के बारे में डीप तक जाने के लिए है, ना कि अदर्स. अदर्स के लिए नहीं. खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रॉन्ग, खुद कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, खुद कितने पोटेंशियल टैलेंट यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड तक पहुंचने के लिए, अपना खुद का फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ वो कर रहे हैं.
सो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जब किसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है तो फिर वो उसी तरह से रिएक्ट भी करता है। ऐसा नहीं कि वो इरिटेट हो जाएगा छोटी छोटी बातों में, तो ऐसा नहीं होता, उनमें बहुत ही पेशेंस डेवलप हो जाता है। ओके, यस, थैंक यू मैम। जैसे कि कहीं कहीं देखा भी होगा कि कुछ प्रोफेसर ऐसे रहते हैं कि जो बहुत काम कूल टाइप रहते हैं, उनको कोई भी सिचुएशन, बहुत हमारे एनवायरनमेंट में भी पेरेंट्स को भी देखा हो कुछ किसी को कि वो बहुत ही कामली फॉर्म में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस किए रहते हैं अपनी लाइफ में, वो पर्टिकुलर फील्ड में उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ओके, तो ये खुद से रिलेटेड है, ना कि दूसरों से। क्लियर? ओके, वेलकम। इसके बाद आता है फोर्थ फोर्स, जो कि बुक्स में भी अवेलेबल नहीं था और साइट्स पे भी नहीं था, बहुत ही मुश्किल से ये मिला है। सो ये फोर्थ फोर्स ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ये क्या है? सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्थ फोर्स इन साइकोलॉजी लेस वाइडली रिकॉग्नाइज कंपेयर टू द फर्स्ट थ्री फोर्स। सो ये बहुत ही लेस वाइडली रिकॉग्नाइज है, बहुत से लोग इसको नहीं जानते। ओके, साइको एनालिसिस, ह्यूमन बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम रिकॉग्नाइज किया गया, बट ये है फोर्थ फोर्स में ये आता है। हाउएवर इन जनरली रिफर टू द इम्प्रेंस ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी of the study of spiritual and transcendent aspect of the human experience। अब इसमें पर्टिकुलर हम एक वर्ड से जोड़ेंगे, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, रिलीजियन से ये जुड़ता है। ओके, जब जैसे कि होता है कि कोई कुछ लोग अपने रिलीजन से स्पिरिचुअल वे में जुड़ते हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं, जैसे कि पूजा करते हैं रोज सुबह उठ के, तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिविटी फील होती है, उसी बेस पे हमारा बिहेवियर में भी एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इनका मानना था कि हाँ, बिहेवियरिज्म भी इन्फ्लुएंस होता है, शेप देता है बिहेवियर को, साइको एनालिसिस भी शेप देता है, अनकॉन्शियसली हम ऑपरेट होते हैं, बट रिलीजियन और स्पिरिचुअल भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम करते हैं। ओके, इसमें भी ये रोल प्ले करता है। जैसे कि इंडियन साइकोलॉजी हमारा जो न्यू चैप्टर है, न्यू सिलेबस में ऐड हुआ था, इसमें सूफिज्म आ जाता है, सूफिज्म आएगा, बुद्धिज्म आएगा। तो ये बौद्ध लोग जो होते थे अपनी साधना में बैठते थे, तो ये क्या करते थे, अपना योग करते थे। तो एक तरह से ये ट्रांसपर्सनली फॉर्म में ये इन्फ्लुएंस थे उस टाइम पे, और उस बेस पे उनकी बिहेवियर को शेप हुआ था, शेप मिला था। ओके, सो ये स्पिरिचुअली ये चीजें ज्यादा जुड़ती हैं, राइट? So transpersonal psychology integrate spiritual, mystical and transcendent experience into psychoanalysis theory and practice। वही चीज है, हम स्पिरिचुअली मिलते हैं, जुड़ते हैं, मिस्टीरिकली जुड़ते हैं और एक्सपीरियंसेस लेते हैं उस बेसिस पे। फोकस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, हम अपनी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं और इंटरकनेक्टेड करते हैं हर एक चीज से। जैसे कि हो जाता है, जैसे कि जो बौद्ध लोग होते हैं, जैनिज्म वाले जो होते हैं, आचार्य गुरु जी वगैरह जो होते हैं, वो स्पिरिचुअली उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनके हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस उनके ऊपर होती है, वो बहुत ही ज्यादा अवेयर होते हैं, इस बेसिस पे वो दूसरों का भी प्रिडिक्शन कर देते हैं। ओके, सो ये उस तरीके से ये ऑपरेट होता है। ये हर एक लोग इसको अचीव नहीं कर सकते, ये बहुत कम लोग ही अचीव इसको करते हैं, 5% ही मान लीजिए या इससे कम परसेंट ही मान लीजिए जो अचीव कर पाते हैं। और मास्लो की जो थ्योरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हाईएस्ट नीड यहाँ पे बताई गई है, इसके बाद फिर और रिसर्च वगैरह हुई तो कुछ लोगों ने इसको भी जोड़ दिया था, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को यहाँ पे आ गया था। इसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद एक और स्टेज आ गई थी। ओके, सो की फिगर एसोसिएट विथ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इंक्लूड Wolfgang Welver and Abraham Maslow, who contribute to both humanistic and transpersonal psychology। अब अब्राहम मास्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में तो रोल प्ले किया ही है, साथ ही साथ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में भी किया है। ओके, तभी इनकी इसमें नीड थ्योरी में फिर सबसे ऊपर इन्होंने ये जोड़ दिया था। ओके, क्लियर यहाँ तक?
सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय, ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है ऑब्जर्वेबल स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजायर्स, पर्सनल चॉइस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। किससे होता है? बहुत ही सिंपल। ओके, राइट। सो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। Transpersonal psychology posits that human behavior is influenced not only by observable stimuli and unconscious conflict, but also spiritual experience, जैसे कि mystical state, realization of interconnected with all beings. So इन चीजों से भी हम लोग influence होते हैं. So this perspective emphasizes in holistic nature of human experience, integrating spiritual डायमेंस एंड साइकोलॉजिकल थियरी एंड प्रैक्टिस जो कि की जाती है। ओके, स्पिरिचुअली वे में भी हम लोग हमारे बिहेवियर को शेप मिलता है और इन्फ्लुएंस होते हैं हम। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीबडी, कोई डाउट? आगे चलें। मुझे जरा अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जरा समझाओ। ओके, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट में ये आ जाता है जैसे कि आपकी कोई फैंटेसीज, अर्जेस कोई भी आ जाती हैं, कोई भी आपकी फीलिंग्स होगी, कोई भी फीलिंग्स आएगा, थॉट आएगा जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैरिड नहीं है बट सेक्सुअल अर्जेस आ रही हैं, सेक्सुअली फीलिंग्स आ रही है, थॉट आ रहे हैं, तो ये क्या है, अनकॉन्शियसली वो सारी चीजें चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, जिससे कि हमारे बिहेवियर भी मोटिवेट हो जाते हैं निगेटिवली। तो वो सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अनकॉन्शियस माइंड होता है जो कि फ्रॉइड ने दिया था, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें हम अनअवेयर होते हैं, अवेयर नहीं होते, इसको अनअवेयर होते हैं, हम नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, बट वो इन्फ्लुएंस कर जाता है हमारे बिहेवियर को। ओके, क्लियर? फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो थी क्लास की उसमें जी, उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिटेल्स में हुआ था अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी आपको क्लियर है कि जो चीज मतलब कॉन्शियस क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, जिससे हम अवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्लास ले रही हो तो आप अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। सबकॉन्शियस क्या है कि एफर्ट्स लगाना पड़ता है हमें थोड़ा सा, जब जाके हमें वो चीज याद आती है। जैसे कि आपसे पूछे कि परसों आपने डिनर में क्या किया था, या जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सोचते हैं इसका क्या आंसर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो जब हम एफर्ट लगाते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है। देन थर्ड आता है सबसे एंड में अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस से हम अवेयर नहीं होती, जो भी हम करते हैं ये पूरा अनकॉन्शियस अनअवेयर होते हैं, इसका हमें नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं, रीजन नहीं पता होता, बट ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे पूरे बिहेवियर को। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम पता नहीं, ये तो हमारा इंटेंशन था ही नहीं, हमने क्या कर दिया, होता है ना। तो वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली ड्राइव इन होती हैं, हमारे बिहेवियर को करती हैं, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, क्लियर? अब क्लियर है? यस मैम, यस। ओके, थैंक यू। सो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी? सेंट्रल फोकस क्या है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का? अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड टेक्निक, या सोशल इंटरेक्शंस, सोशल कंडीशनिंग एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस? क्या है इसका सही आंसर? बी। बी, राइट। बी मैम। सेल्फ, ओके, राइट राइट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ओके, सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी emphasize the importance of self actualization, personal growth and realization one fullest potential, कि हमें अपने fullest potential तक जाना है, पर्सनल ग्रोथ करनी है,
फुलेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट करना है। सो इन फोकस इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये खुद का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना कि अदर्स का। जैसे कि आपने बोला था अभी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद के लिए है या दूसरों के लिए, तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है। एंड इनहेरेंट गुडनेस एंड पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, और ह्यूमनिस्टिक क्या बोलता है कि हम पैदा ही अच्छे हुए हैं, गुडनेस हुए हैं, और हमें अच्छी अच्छी चीजों को लेके चलना है और हाईली पोटेंशियल अचीव करना है, फुलेस्ट सेल्फ डेवलपमेंट करना है, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना है। ओके, सो ये इनका मेनली कॉन्सेप्ट था ह्यूमनिस्टिक्स का। देन इसके बाद आता है एग्जिस्टेंशियल। Existential psychology concerned with analyzing unconscious conflict and desires, understanding the impact of social conditioning and behavior, explore the meaning and purpose of the existence, and applying behavior modification technique. इसका सही आंसर क्या होगा? सी लग रहा है। या जी बिल्कुल। पिछली क्लास में ये पूछा था कि ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी सिमिलर से लगते हैं। तो इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस आपको कहाँ से देखना है कि इसका मेनली फोकस होता है एग्जिस्टेंशियल का, मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में आए हो, आपने यहाँ पे बर्थ आपका हुआ है, तो आपका मीनिंग क्या है, आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है, उन सारी चीजों को एग्जिस्टिंग, एक तरह से आपका अस्तित्व क्या है। ओके, और इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इनहेरेंटली पैदा ही गुड होते हैं, नहीं, इन्होंने ये नहीं बोला है। इन्होंने कहा है कि आपकी चॉइस है, आप जिस चीज को वो ग्रो कर जाएं, आप जैसी भी डेवलप करें अपने आप को, वो आपके ऊपर चॉइस है। बट ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बोलते हैं कि हम गुड ही पैदा होते हैं, उन्होंने पॉजिटिव साइड्स को ही रखा है ओनली। ओके, सो यहाँ पे देखिए, एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ एंड पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। Existential psychology focus on explore the meaning and purpose of existence. मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है आपके अस्तित्व का, एंड फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, आपके अंदर खुद में फ्रीडम है, आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ना कि अदर। ओके, एंड एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी एंड डेस्पियर, जो आपको एंजाइटी हो रही है, जो आपको गिल्ट हो रहे हैं, उनको भी आप फ्रीली, फ्रीडम है आपके लिए कि आप पॉजिटिव साइड में लेके जाएं या नेगेटिव साइड में लेके जाएं। ओके, सो ये होता है। एक इनका वो था, एक याद नहीं आ रहा, एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो नाजीज कैंप में, वो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें वो फंस गए थे, तो उनकी थ्योरी आई थी मीनिंग ऑफ द सेल्फ करके आई थी, मतलब कि उनकी पर्पस क्या था, उनकी मीनिंग का, उनकी लाइफ का पर्पस क्या था, उन्होंने एक बुक दी थी। ओके, तो उसमें क्या था कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कंडीशन हो गई थी, तब भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं, नेगेटिव है बट हमारे अंदर फ्रीडम है कि इसको हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। जैसे कि सिचुएशंस लाइफ में काफी आती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नेगेटिव से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल का मेन फोकस यही था कि नेगेटिव सिचुएशन है तब भी हम उसको पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद अपनी लोगे, आपको खुद अपना पर्पस और मीनिंग ढूंढना है उस नेगेटिव सिचुएशंस में। सो इन्होंने इस तरीके से ग्रो अप करने की कोशिश किया था एग्जिस्टेंशियल ने। और ह्यूमनिस्टिक वाले बोलते हैं कि हम पैदा ही गुड होते हैं और फिर हम अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करते हैं। ओके, क्लियर। और इन्होंने ये बोला था कि डेस्टिनी हमारे हाथ में, किस्मत हमारे हाथ में है, हम इसको अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। अब इसमें कोई डिफरेंसेस या डाउट इन दोनों चीजों में, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है। मैम मुझे पूछना है, आपने पहले जी। बोला ना एग्जिस्टेंशियल में कि जो आपका पर्पस है, ये जी, हम वो ढूंढने तक किस कैसे टूल है क्या कि जाने के लिए, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। वो मेडिटेशन वगैरह है, लेकिन वो हाँ टूल है क्या साइकोलॉजी में? बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इनकी थेरेपी में डिस्कस किए जाएंगे, जो कि इनके पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, मतलब पर्टिकुलर इनकी ही थेरेपी है, उसको अप्लाई करके आप समझ सकते हैं कि हाँ आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आप किस तरह से एग्जिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इनका जब पर्टिकुलर रोलो मैंने ये दी है, रोलो में की ये थेरेपी है, थियरी भी है, थेरेपी भी है।
पर्सनालिटी की, कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। सारी चीजें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बताए हैं। चलो, थैंक यू मैम। ओके ओके, देन और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बताइए। जब आएगा तब जरा और एग्जिस्टेंशियल का डिटेल बताओ हमें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थियरी which component of personality operate on the pleasure principle and seeking immediate gratification of basic need and desire? So psychoanalytic theory के according पर्सनालिटी में जो प्लेजर प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, कि प्लेजर प्रिंसिपल क्या है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट नीड फुलफिल चाहिए, जो भी उनकी डिजायर है, जो भी उनकी नीड अराइज हुई है, उन्हें इमीडिएट उनका फुलफिलमेंट चाहिए। सो ये हो जाता है प्लेजर प्रिंसिपल्स। सो ये ऑपरेट किस पे होता है, सुपर ईगो पे, इड पे, या ईगो आइडियल पे? ईड पे। राइट, ईड इड पे, क्योंकि जी, क्योंकि इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, इसको ये है कि जो इसको चाहिए वो उसको तुरंत के तुरंत ही चाहिए। जैसे बच्चा है, क्लासरूम में है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्यास लगाई, उनको टॉयलेट लगाई, उनको कुछ भी जिद आ गई तो उनको उसी टाइम पे फुलफिलमेंट करना है, तो ये हो जाता है इड। देन so explanation correct answer is C, id. The id is the primitive and instinctual part of the mind that operate of the pleasure principle. ये operate होता है हमारे pleasure principles पे। It seeks immediate gratification of basic needs and desire. इनका immediate gratification चाहिए, इनकी जो basic need है, desire है, without concern consciousness या morality, विदाउट कि इनका कोई कॉन्शियसनेस है, कोई मोरालिटी है, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उनको जो जिद हो गई उनको वही चीज फुलफिलमेंट चाहिए। सो इट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए उनको भूख लगी तो उनको खाना ही चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी है, कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। एंड रिप्रेजेंट इनेट बायोलॉजिकल ड्राइव, जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल इंपल्स, जैसे कि ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि बड़े लोगों में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी का ही हिस्सा है, पर्सनालिटी का ही डिवीजन है। कुछ लोगों में वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें सेक्सुअल इंपल्सेस फील हो रही है तो उन्हें वो चाहिए ही। ओके, तो ये सारी चीजें उनमें इड हावी है, उनको पता नहीं कि हाँ यहाँ होना चाहिए, पॉसिबल है या नहीं, सोशली अप्रूवन है नहीं, लेकिन उनको वो फुलफिलमेंट करना है। देन ईगो आइडियल क्या है? सुपर ईगो पता है, ईगो पता है, लेकिन ईगो आइडियल ये न्यू वर्ड है, ये क्या है? सो ईगो का ही ये पार्ट से डिवाइड है एक तरह से ईगो आइडियल। ईगो जैसे बैलेंस करता है, बैलेंस करने का काम करता है इड और सुपर ईगो के बीच में। सो ईगो आइडियल क्या है? कंटेन स्टैंडर्ड और गुड बिहेवियर, ये बहुत ही ज्यादा आइडियली हो जाते हैं। ओके, बहुत अच्छा सोचते हैं। दीज आर लर्न, इनको लर्न किया जा सकता है। जैसे कि खुद को खाने के लिए नहीं है बट दूसरों की हेल्प कर देंगे, दूसरों को चैरिटी देंगे। सो वो काफी सारी चीजें आ जाती है जो कि इनको गुड बनाए, इनके बिहेवियर को गुड करे। सो इफ वन फॉलो दीज स्टैंडर्ड, द सुपर ईगो विल हैव देम फील इमोशन लाइक प्राइड और ऑनर। मतलब सुपर ईगो इनको फील कराए प्राइड, ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों से जब मिलती है, जब ये गुड बिहेवियर करते हैं, बहुत अपने हाई स्टैंडर्ड मोरालिटी वाले रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ईगो आइडियल। ये काफी सारी चीजें अपने आइडियली लेके चलती हैं। होल्ड एन इमेज ऑफ द आइडियल सेल्फ, और ये आइडियल सेल्फ की ही इमेज अपने आप में होल्ड करते हैं, वही स्टेटस मेंटेन करते हैं सोशल में। ओके, क्लियर यहां तक? ईगो आइडियल में देन इसके बाद आता है according to psychoanalytical theory, what is term for process by which unacceptable impulse are pushed back
into unconscious mind. According to psychoanalytical theory के according, इस term and process by which unacceptable impulses and जो आपकी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होती हैं वो आप पुश बैक कर जाते हो अनकॉन्शियस माइंड में. सो ये क्या हो जाता है? रिग्रेशन, रियलाइजेशन, रिप्रेशन, डिनायल. सॉरी ये गलत है, यहाँ पे आ गया डी ऑप्शंस तक है. सो ये क्या है इसका सही आंसर? रिप्रेशन, सी. राइट. रिप्रेशन क्या है? ये बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है ये तो लगता ही लगता है, इसके साथ अदर भी इंक्लूड हो जाते हैं कभी कभी. ओके, सो इनमें होता है अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियसली ये ऑपरेट होता है. जो अनकॉन्शियसली आप डिजायर फुलफिल नहीं कर सकते, अर्जेस फुलफिल नहीं कर सकते और वो आपकी फीलिंग्स डिजायर आ रही है तो उसको क्या करते हैं? दबा देते हैं नीचे की तरफ, रिप्रेस कर जाते हैं, इग्नोर करते हैं एक तरीके से. बट इग्नोर तो कर जाते हैं, दबा देते हैं, बट ये तब भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं इनडायरेक्टली. ओके, सो ये हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वही है, क्योंकि ये सेक्सुअली फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो सेक्सुअली ज्यादा है, सो इन्होंने उसी बेस पे इन सारी डिफेंस मैकेनिज्म को भी बताया है. जैसे कि सेक्सुअल अर्जेस आ रही है, डिजायर फीलिंग्स आ रही है, बट सोशली आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अभी मैरिड नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? रिप्रेशन. आप उसको दबा दोगे उस फीलिंग्स को, थॉट्स को. तो ये सारी चीजें क्या है? बट ये तब भी इन्फ्लुएंस डालेगी आपके माइंड में, वो चीजें चलती रहेंगी, फिर वो अनकॉन्शियसली आपको अफेक्ट करेंगे नेगेटिवली. सो इस तरीके से ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं. ओके, क्लियर? सो यहाँ पे था रिप्रेशन. रिप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स, जो अनएक्सेप्टेबल है इम्पल्स, डिजायर, मेमोरी आर पुश्ड बैक इनटू अनकॉन्शियस माइंड. वो पुश्ड बैक करके अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं एक तरीके से कि वो प्रिवेंट हो जाए, अनकॉन्शियस अवेयरनेस ना हो हमें उनसे. सो इट इज द प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द साइकोएनालिटिकल थ्योरी. ये प्राइमरी, बहुत ही ज्यादा प्राइमरी बेसिक है ये. अगर आ जाए कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, साइकोएनालिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, और ये ऑप्शंस में हो तो रिप्रेशन ही सही आंसर होगा. ओके, देन इसके बाद आता है 9th क्वेश्चन है, विच डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स और डिजायर इन सोशली एक्सेप्टेबल वे. सो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है कि हम अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स और डिजायर को सोशली एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस करते हैं. वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, रिग्रेशन या रिएक्शन फॉर्मेशन? कौन है? डी, रिएक्शन फॉर्मेशन. नो, इसका सही आंसर है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? ये है sublimation. So sublimation involve channeling unacceptable impulse, desire into socially acceptable activity or behavior. It allow individual to express their urges in constructive and socially proved way, reducing anxiety and pervading self-esteem. जैसे कि किसी बंदे को एग्रेशन ज्यादा आता है, ओके, तो वो फुटबॉल मैच में चला जाए, फुटबॉल खेलने लगे, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले. सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है क्योंकि ये स्पोर्ट्स के बेसिस पे इसको जोड़ा जाता है सब्लिमेशंस को, कि जैसे कि एग्रेशन ज्यादा है तो वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले, जिम ज्वाइन कर ले. तो ये क्या है? स्पोर्ट्स, जिम, इसमें क्या है? ये सोशली एक्सेप्टेबल वे में इसकी एक्टिविटी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. बट एग्रेशन को आपको, जी बताइए. जी मैम, जैसे रिएक्शन फॉर्मेशन में भी तो ऐसा ही होता है कि जैसे हमें एग्रेशन ज्यादा है तो हम उसको सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसका बिहेवियर कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स खेलने चले जा रहे हैं. नहीं, सब्लिमेशन इसमें रिएक्शन फॉर्मेशन होता है आपका कि अपोजिट. कहाँ है रिएक्शन? हाँ, जी. अपोजिट इम्पल्स. इसमें क्या है? जैसे कि आपको किसी से जेलसी है, ओके, जैसे कि जेलसी हो रही है, मदर से जेलसी हो रही है कि ये हमेशा रोकती टोकती रहती हैं, कहीं जाने नहीं देती, पार्टी नहीं करने देती, तो ये क्या है? ये रिएक्शन
दूसरा फॉर्म कर जाते हैं। तो जेलस है हम, यहाँ पे जलन है मदर से, बट दिखाएंगे क्या कि हम बहुत ही ज्यादा लव करते हैं, बहुत ही ज्यादा, जस्ट अपोजिट वो फॉर्म कर जाते हैं अपने फॉर्मेशन, रिएक्शन अपोजिट बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक्सेप्टेबल वे में कोई दूसरी एक्टिविटी करो, नहीं, आप वो जलन अपने अंदर ही रखेंगे, बट बाहर से बिहेवियर ऐसे शो करेंगे कि नहीं हम बहुत ही लव कर रहे हैं। जैसे कि होता है कंपटीशन, हम अपने फ्रेंड्स से, सारे लोगों से करते ही हैं कि इसका क्वालिफाई हो जाएगा, ये ज्यादा पढ़ रही है, ये कम पढ़ रही है, मतलब उस तरीके से वो फीलिंग्स रहती है। बट हम रिएक्ट कैसे करते हैं, नहीं मतलब हेल्प कर देंगे, ऐसा पढ़ लो, तुम ऐसा कर लो। तो अपोजिट वे में ही आप उनको फॉर्म कर जाते हैं, अपोजिट इम्पल्स, जस्ट अपोजिट। अगर आपको जेलसी है तो आप लव वाली फीलिंग उसको दिखाओगे कि नहीं हमारे अंदर नहीं है ये फीलिंग। सब्लिमेशन क्या है कि अगर आपको कोई चीज हो रही है, एग्रेशन है, तो आप यहाँ प्यार नहीं दिखाओगे, आप एग्रेशन को बिहेवियर में शो करोगे, एक्टिविटी में शो कर जाओगे। कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, जैसे कि ब्रेकअप होता है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल, तो उस पर मूवी भी बनी हुई है कि यूपीएससी क्रैक हो गया, तो उन्होंने उस चीज को एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में आगे बढ़ाया। ओके ओके, मतलब सब्लिमेशन में मैम जो मैम बिहेवियर मतलब होता है उसको सब्लिमेशन, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट रिएक्शन फॉर्मेशन में रिएक्शन को फॉर्म करते हैं, जी, अपनी फीलिंग्स को नहीं चेंज करते। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जी बताइए नेक्स्ट। हाँ सब्लिमेशन मीन्स मैम जो अपने को है उसको थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करने का, या जो भी प्रोसेस है हाँ अपने माइंड में उसको डाइवर्ट करने का क्या? हाँ, डाइवर्ट करके कुछ अच्छी चीज क्रिएट करना, कंस्ट्रक्टिव। जैसे ब्रेक, हाँ, ऐसी चीज क्रिएट करना कि जो सोशल में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल हो, तो बहुत ही ज्यादा खुशियां हो, एक तरीके से अप्रिसिएट किया जा रहा हो, कोई बहुत ही बड़ी अच्छी लेवल को अचीव कर लिया उस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए। जैसे ब्रेकअप होता, तो जैसे मूवी बनी है बहुत सारी, तो उससे यूपीएससी क्रैक हो गया, तो उसमें सब्लिमेशन किया, उसने अपनी चीजों को सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसने चीजों को बढ़ाया, ना कि उसको उसके पीछे पड़ गए, लव ट्रायंगल और चला लिया, मतलब कि फिर वो ऑब्सेशन में चला जाएगा। अगर उस चीज को अगर आप ऐसे ले रिएक्शन फॉर्मेशन में, तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या है कि ब्रेकअप हुआ तो उसको और लव करने लगे, और भी ज्यादा लव, वन साइडेड लव टाइप, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाएगा कि आप फीलिंग कुछ और है और निकाल कुछ और रहे हो। ओके, क्लियर? यस यस, थैंक यू। वो 12वीं फेल पिक्चर है ना उस टाइप। हाँ हाँ हाँ, 12। बहुत सारी पिक्चर्स हैं। हाँ, बाकी डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी बनी रहती, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अगर आपने सब्लिमेशन लगाया तो रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं लगा सकते, ये मिक्स होके भी लग जाते हैं, क्योंकि रिग्रेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये तो आएगा ही, साथ में इसके साथ कोई भी एड ऑन हो जाए, तो ये मिक्स होते हैं। जैसे कि एबनॉर्मल लोग होते हैं जो काउंसलिंग जिनकी करते हैं, उनके अंदर कितना डिफेंस भरा हुआ होता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म वो क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ओके, क्लियर यहाँ तक? Ma'am, जी, can you please go back to the previous one and explain this regression with the example and Okay, okay. this one? I am just confused. Sublimation shows in putting our effort into a constructive way. जी जी जी, रिग्रेशन या रिप्रेशन? Regression. Repression is pushing back. I don't want to do it. I will hide. जी 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 जी, Regression. रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन ये हो जाता है कि जैसे कि हम अपने बैक वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं। ओके, सो रिग्रेट टू बी अर्लियर पीरियड ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल रिटर्न टू दिस मोर सिक्योर पीरियड। जैसे कि कोई गलत सिचुएशन आई, कोई नेगेटिव सिचुएशंस आ गई, तो उस नेगेटिव सिचुएशंस को हम डील नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को डील नहीं कर पाए, तो बच्चों के जैसा बिहेवियर करने लगते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर ने बेटी को बोल दिया या पकड़ लिया अपने वीएफ के साथ, तो उसमें फिर वो क्या करेगी, वो करने लगती है, एक बच्चों की तरह बिहेव करने लगती है। अगर वो पार्टी से लेट आ रही है तो मम्मी ने बोला कितना लेट हो गई, कहाँ पे गई थी, तो वो कैसे करेगी कि नहीं मम्मी मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज खाना दो, बच्चों के जैसे लाड़ प्यार करने लगेगी। तो वो क्या हो जाता है कि हम अपने उस सिक्योर पीरियड में वापस चले जाते हैं, बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते। तो रिग्रेशन क्या है, बैक होना, रिग्रेट बैक होना, और रिप्रेस। जी yeah, thank you ma'am. वेलकम। सो यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? जो भी आपकी प्रीवियस वाली क्लासेस हुई हैं प्लीज उनको रिवाइज कीजिए, रिकॉर्डिंग आपको मिल ही गई होगी, पीपीटी भी मिल गई होगी, आज इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे प्लस पीपीटी। सो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी मैम। एमसीक्यू ऐसे ही आगे चलेंगी। यूनिट अब नेक्स्ट क्लास में यूनिट आएगी आपकी 5, जिसमें आपका मैम, आ जाएगा इसमें। जी हाँ, ये मुझे अच्छा लगा कि 3 क्यों नहीं है और 1 ये है, ये करेंगे तो हमारे जी अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा पक्का होगा। और मैम दूसरा बिल्कुल इसकी बिल्कुल पीपीटी भी भेजेंगे हमें, मतलब जी ये जो नोट्स आपके तो भेज सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ, आपको ये जो सारी चीज क्वेश्चन है। प्रोवाइड की जाएंगी। जी ओके, जी, सारी चीज हाँ, प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्लास थैंक से यू। यूनिट 5 डिस्कस होगी, जिसमें ये अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो हम लोग ऐसे ही चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्लस उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद। ओके, और एग्जाम के टाइम आने के टाइम तक पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे कुछ रिसेंट वाले, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और जून वाला एग्जाम आप दे पाओ। ओके, जितना भी हमारा सिलेबस पूरा होता है उतने में। क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्लास की एंड किया जाए? ओके मैम। ओके, यस थैंक मैम, यू। फिर आप भेजो वो जो भेजना है ना जी किधर, जी वो आप जरा जी जी व्हाट्सएप पे जी मैं भेजो। हाँ, जी और मैम व्हाट्सएप नहीं, मुझे बहुत टेलीग्राम। जी टेलीग्राम पे मुझे ना ज्यादा जी क्वेश्चन मन में आते हैं, पूछूंगी क्यों, मैं पहले से बोल रही हूँ हाँ, नो क्योंकि डाउट नो क्लियर हुआ डाउट तो नो मुझे डाउट, अच्छा लगता है। हाँ हाँ, नहीं लगेगा बिल्कुल कोई बिल्कुल आप पूछिए। क्या सिंपल सिंपल, लेकिन क्या है एक बार मन में आया ना तो पूछा तो क्लियर हो जाती है वो आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, क्लास ही लाइव इसी वजह से ले रहे हैं कि हाँ, अपने डाउट भी रखिए, जो भी आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, स्लाइड्स चल रही है, उसमें आपको कोई भी डाउट होता है आप बेझिझक पूछिए। कभी हो सकता है कभी हम नहीं बता पाए, क्योंकि हर चीज नहीं वो होता कवर अप, तो आप उसमें एड ऑन भी कर सकती है, हमें भी एडवाइस कर सकती हैं, क्योंकि हम सब लोग सेम ही एज के हैं, तो ये नहीं है, बेझिझक अपनी अपनी चीजें रखिए। ओके, थैंक यू मैम। मैंने ना इग्नू से किया है, इसलिए इतना मुझे नॉलेज नहीं है, मैं टीचर हूँ ऑलरेडी। हाँ, तो जी जी मुझे जरा, हाँ, रेगुलर नहीं है ना तो मुझे थोड़ा जी, डिफिकल्टीज आती है समझने के लिए, तो कोई मैं बात नहीं, ट्राई सारी करती हूँ। चीजें बेसिक से ही, सारी चीजें बेसिक से ही आपकी हो रही हैं, आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इग्नू से किया रेगुलर किया कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, गजाला खान दिस साइकोलॉजी एग्जाम, और यूट्यूब चैनल भी यही है हमारा, सो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।